कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार बाबा सिविल सर्विसेज एकेडमी में। साथियों, ये हम लोग का आज तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। आप लोगों ने जो प्यार और स्नेह दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लगातार जो है बढ़ाते रहें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। जैसा कि आप जान रहे, नए जो स्टूडेंट हैं जो अभी हाल ही में हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को शेयर करें। और हाल ही में आपको पता होगा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया है, आगे बिहार एसएससी का होना है। अर्थात जितनी भी एग्ज़ाम आने वाली है उस सब को मद्देनज़र देखते हुए हम लोग जो है क्विज टेस्ट स्टार्ट किए हैं। आज उसका तीसरा लेक्चर है। तो देर ना करते हुए, थोड़ा सा विलम्ब हुआ 2 दिन का, थोड़ा सा हम लोग जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है कुछ जो अरेंज नहीं कर पाए, लेकिन 1-2 दिन में सब जो है क्लियर हो जाएगा। अब प्रतिदिन आपका वीडियो जो है डाला जाएगा। कल मैथ रीजनिंग का भी वीडियो आपके सामने जो है डाला जाएगा चैनल पर। और आइए हम लोग देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे यही उम्मीद है। आइए पहला क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? जो पढ़े होंगे अच्छी बात है, बन जाएगा क्वेश्चन। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं इनसे और भी हम जो है फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। समिति आपको याद रखना होगा, कम से कम बाबू 15 से 20 समिति पूछता है जो लगातार आपके एग्जाम में आते रहता है। तो आइए हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? बताइए। आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? पहला है स्वामीनाथन समिति, दूसरा है हिल्टन यंग समिति, तीसरा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, चौथा है बलवंत राय मेहता समिति। बताइए आंसर इसका क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट करते रहिएगा। आंसर है बाबू हिल्टन यंग समिति। कौन समिति हो? हिल्टन यंग समिति। आइए हम लोग देखते हैं आरबीआई के बारे में कि आरबीआई है क्या। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता होगा आरबीआई का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा बाबू रे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई, इसे सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई को सेंट्रल बैंक में लाने के लिए किस समिति ने सिफारिश किया था? यही था हिल्टन यंग समिति। कौन समिति हो? हिल्टन यंग समिति। आरबीआई से 10-20 क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। मैं एक बार बोल रहा हूं, उसको अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा है बाबू आरबीआई आपको पता होगा 1934 ईस्वी के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो स्थापना कब है बाबू रे? स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935। एक्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1934। एक्ट पूछेगा तो 1934, स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 क्वेश्चन पूछेगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सबको पता होगा ओबी स्मिथ। सबको बाबू रे बच्चा रे पता होगा ऑसबर्न स्मिथ, ओबी स्मिथ। कौन थे हो? ओबी स्मिथ, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत, ये 1935 में तो हम लोग गुलाम थे, लेकिन पूछेगा स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? हो जाएगा सीडी देशमुख। कौन हो जाएगा बाबू रे? सीडी देशमुख। क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, नोट बनाते चलिएगा। अभी तक 4-5 क्वेश्चन हम बोल दिए। क्या? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन किस एक्ट के तहत? 1934 के एक्ट। कब हुई थी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर पूछेगा तो ओसबर्न स्मिथ, ओबी स्मिथ। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछेगा तो सीडी देशमुख। इनका फुल फॉर्म पूछता है सीडी देशमुख का, चिंतामणि देशमुख। कौन मणि हो? चिंतामणि देशमुख। सब पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू रे अगला कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का 1949 में हुआ था। कब बाबू हुआ था? 1949 में। क्वेश्चन पूछेगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 पूछेगा कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? देखो कितना बार गवर्नर पूछा अलग अलग। पहला गवर्नर पूछेगा तो ऑसबर्न स्मिथ, दूसरा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछेगा सीडी देशमुख। अगला पूछेगा राष्ट्रीयकरण के समय, भी क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो लक्ष्मीकांत झा। कौन थे बाबू रे? लक्ष्मीकांत झा।
कौन थे? लक्ष्मीकांत झा। पूछेगा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर, बोलिए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। कौन है बाबू रे? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन पूछेगा आरबीआई बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है, इसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है। कहिएगा कि सर आरबीआई में खाता खोल सकते हैं आम आदमी का? नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। कहा है कि आरबीआई में आम आदमी का खाता नहीं, कहा है कि ये सेंट्रल बैंक है। बैंकों को लाइसेंस देना, कमर्शियल बैंक को लाइसेंस देना इनका क्या है बाबू रे? काम है, ठीक है। कहिएगा सर आरबीआई का और क्या क्या काम है? आरबीआई का काम कहिएगा तो पहला है मौद्रिक नीति जारी करना, पहला क्या है? मौद्रिक। दूसरा है ऋण नीति जारी करना। तीसरा करेंसी, नोट छापने का अधिकार सिर्फ आरबीआई को है और कोई बैंक नहीं, ना एसबीआई छापेगा ना पीएनबी छापेगा, ये सब कमर्शियल बैंक है। इस सबको कमर्शियल बैंक को लाइसेंस देने का काम कौन करती है? तो आरबीआई करती है। पूछेगा आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? आरबीआई का मुख्यालय पूछेगा, मुख्यालय पूछेगा बाबू तो मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई। देखिए 10-20 क्वेश्चन हम लोग बोल चुके हैं, ठीक है। उसको फिर से वीडियो रोक के देखिएगा। पहला क्वेश्चन आरबीआई का जो है फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा किस एक्ट के तहत? 1934 के एक्ट के तहत। कब स्थापना हुई? 1 अप्रैल 1935। पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई का जिसमें राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। उस समय गवर्नर कौन थे? लक्ष्मीकांत झा। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत झा। क्वेश्चन पूछेगा आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है बाबू रे? मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है बैंकों को लाइसेंस देना, मौद्रिक नीति जारी। कहिएगा सर मौद्रिक नीति के तहत क्या क्या जारी करता है? तो मौद्रिक नीति के तहत जारी करता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ये सब जारी करने का काम किसका है? आरबीआई। करेंसी छापने का अधिकार किसको है? नोट छापने का अधिकार आरबीआई का। आपको पता होगा 1 रुपया तक के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का, भारत सरकार, और 1 रुपया से अधिक के नोट पर हस्ताक्षर होता है आरबीआई के गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का। तो इतना जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आंसर है आपका आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। कौन समिति की सिफारिश हो बाबू रे? हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर, ठीक है। आइए हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर पूछेगा आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई। कहां पर है बाबू रे? मुंबई, ठीक है। आइए अगला ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, ठीक है। हिल्टन यंग। अगला है कि पहला स्वामीनाथन समिति, पहला ऑप्शन। कहिएगा स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो जनसंख्या नीति से, जनसंख्या नीति से किसका संबंध है? स्वामीनाथन समिति का। किसका हो बाबू रे? स्वामीनाथन समिति का। किससे है? जनसंख्या नीति से। अगला है हिल्टन यंग समिति, आंसर है। अगला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य, संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। कौन समिति की सिफारिश पर? यही था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पूछेगा मौलिक कर्तव्य की स्थापना, मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को किस समिति, बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य के है? मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते चलेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति। आपको पता होगा पंचायती राज में सुधार के लिए, पंचायती राज में सुधार हेतु ये समिति लाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के तहत ही जानबे कर तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का क्या किया गया था बाबू रे? उल्लेख किया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले पंचायत राज का स्थापना कहां पर किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरा पंचायती राज तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, पहला राजस्थान के नागौर जिला में। पहला पंचायती राज कहां आया था? नागौर जिला, ठीक है, राजस्थान के नागौर में। दूसरा कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहां हुआ था बाबू रे? आंध्र प्रदेश में। पहला कहां हुआ था? राजस्थान। कहां हुआ था? राजस्थान। फिर से आ रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। हिल्टन यंग समिति आरबीआई की स्थापना हुई थी हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर। अगला सरदार स्वर्ण सिंह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला है बलवंत राय मेहता सिंह पंचायती राज में सुधार हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किए थे। अशोक मेहता समिति पूछेगा तो 2 स्तरीय,
अशोक मेहता समिति पूछेगा तो 2 स्तरीय, और बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय। पहला पंचायती राज गठन राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, ठीक है। दूसरा हुआ था कहां पर, आंध्र प्रदेश। कहां हुआ था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। लिखने तो फिर मोबाइल में घुस के मारेंगे, हम बार बार बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम का समय आ गया, पढ़ना शुरू कर दो। 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर करो। कोई भी एग्जाम को पास करना है, ठीक है। 2 घंटा मैथ बनाओ, 2 घंटा जीके पढ़ो, 1 घंटा रीजनिंग बनाओ और 1 सेट लगाओ। अगर इतना कर रहे हो बाबू तो तुमको 6 महीना लगातार करके देखो, कोई भी एग्जाम तुम जो है क्लिक करने की क्षमता रख, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि खाली पढ़ लिए, वीडियो देख लिए, नोट करवे नहीं किए, इससे में कोई फायदा नहीं होने वाला है। 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी जब तक अपने से नहीं कीजिएगा, ठीक है, तब तक कोई उपाय नहीं। और पहले सेट बनाना भी नहीं, जिसका फाउंडेशन कवर नहीं है वो सबसे पहले फाउंडेशन करो, पूरा मैथ पढ़ो, पूरा रीजनिंग पढ़ो, पूरा जीके जीएस का नोट बनाओ। जब तक ये नहीं करोगे बाबू तब तक सेट में नंबर नहीं आएगा, वही 40-50 पर बोखते चलो। 70-75 के बीच जाना है, इसके लिए पहले तुमको हथियार बनाना होगा। हथियार का मतलब पूरा मैथ पढ़ना होगा। मैथ में 48 चैप्टर अर्थमेटिक प्लस एडवांस मिला के है, जो मुख्य है उसको पढ़ना होगा। रीजनिंग में आपको 22 चैप्टर मुख्य है, उसको पढ़ना होगा। जीके जीएस में 8 चैप्टर, 8 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी फिजिकल करंट अफेयर्स भी जो है आज के एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रेलवे का एग्जाम हो रहा है, देख लेना। एसएससी का एग्जाम हो रहा है, देख लेना। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर आ गया है 2 लाख का, देखिए 2 लाख का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला है 1857 की क्रांति। अच्छा क्वेश्चन है बाबू रे। 1857 की क्रांति में फतेहपुर से, देखो अभी तक सब दिल्ली वाला रट ले है, दिल्ली से कौन किया, बिहार से कौन किया, झांसी से कौन किया, लेकिन अब जो है क्वेश्चन आपको ये भी पूछता है, ठीक है। 1857 की क्रांति में फतेहपुर से किसने नेतृत्व किया था, किस ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन अभी तक आता है, दिल्ली से किसने किया था, सबको पता है, बहादुर शाह जफर ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। लेकिन क्वेश्चन अब आपको ये सब भी देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति में फतेहपुर से नेतृत्व किसने किया था। आंसर हो जाएगा अजीमुल्ला। क्या हो जाएगा बाबू रे, अजीमुल्ला। फतेहपुर से पूछेगा तो अजीमुल्ला। क्वेश्चन पूछेगा खान बहादुर खान कहाँ से किए थे, बहादुर शाह जफर कहाँ से किए थे, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से किए थे। इसके लिए थोड़ा सा 1857 क्रांति के बारे में आपको जानना होगा। बाबू आपको पता होगा 1857 क्रांति के बारे में जब तक आप ठीक ढंग से जानिएगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। प्रथम सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है किसको, 1857 की क्रांति को। प्रथम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन के जब आए थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय जब बन के आए थे तो शुरू से पहले से जो चली आ रही थी ब्राउन बेस राइफल जो पुराना हो गया था, उसके जगह पर उन्होंने एक नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू किया। और हुआ क्या, वो राइफल जो नया राइफल आया था उसमें क्या होता था, उसके कारतूस को पहले दांत से काटना पड़ता था, उसके बाद वो राइफल में भरना गोली पड़ता था और तब जाके गोली चलती थी। लेकिन वो जो कारतूस था ना, वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती थी। शुरू में सिपाही को पता नहीं था, सब जो है उपयोग कर रहे थे। लेकिन 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था मंगल पांडे, आपको पता होगा, जो ब्राह्मण परिवार के थे। उनको पता चला कि ऐसी की बात है, गाय और सुअर की चर्बी से कारतूस बनाई जाती है। उस समय बाबू धर्म प्रधान था, ठीक है, और धर्म के लिए गाय को जानबे कर तो हिंदू धर्म में माता की दर्जा दी जाती है। मंगल पांडे को ये बात पता चला, ठीक है। शुरू में तो विश्वास नहीं हुआ, अंत में उन्होंने खुद रात में जाके छापा मारा, गोदाम पर देखा बहुत मात्रा में गाय और सुअर की चर्बी पड़ी है। और अंत में जानबे करते हो इन्होंने इसका विरोध किया कि हम गाय और सुअर की चर्बी से बनी कारतूस को मुंह से नहीं काटेंगे, आप हमारे धर्म का अपमान किए हैं। अंग्रेजों से जाके बोले और अंततः घटना आ जाती है 29 मार्च 1857। डेट याद रखना, ये 3 डेट, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857। मंगल पांडे और अंग्रेजों के बीच छोटी सी झड़प होती है और इस झड़प में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग, फिर से बोल रहा हूँ, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूल्सन,
लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूल्सन की गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। वहाँ से ये लोग निकलते हैं। जैसे ही बात पता चला लॉर्ड कैनिंग आदेश दिया जिंदा या मुर्दा मंगल पांडे को पकड़ा जाए, क्योंकि मंगल पांडे को नेतृत्व करने की क्षमता को भांप चुका था लॉर्ड कैनिंग कहना था इसको पकड़ लो, नहीं तो हम ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रह नहीं सकते, अंग्रेज ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर सकता। और अंततः जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया मंगल पांडे को, और अंततः जानबे करते हो बाबू मंगल पांडे को पकड़ा जाता है। मंगल पांडे 1857 क्रांति में 1857 क्रांति पूछेगा प्रतीक चिन्ह क्या था, तो रोटी और कमल, रोटी और कमल। मंगल पांडे तमाम लोगों के पास गए कि आप हमको सहयोग किए, लेकिन शुरू में मंगल पांडे का लोगों ने साथ नहीं दिया, देसी रियासत के जो राजा थे साथ नहीं दिया, और अंत मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाता है। और 8 अप्रैल, फिर से बोल रहे हैं, डेट याद रखना, 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में जानबे करते हो बाबू रे मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई, फांसी। तो इस तरह 1857 क्रांति में शहीद होने वाला पहला सिपाही कौन था, मंगल पांडे था, जो ब्राह्मण परिवार का बच्चा, ब्राह्मण परिवार के थे मंगल पांडे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना शुरू किया था। 1857 क्रांति प्रथम सिपाही विद्रोह भी इसे कह सकते हो। और अंत जानबे करते हो, कहेगा सर इसी दिन 1857 के विद्रोह की शुरुआत होगी थी, नहीं, उसके बाद उनके सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया, और अंत 10 मई 1857 को बाबूरे मेरठ से जानबे करते हो, यहाँ से मुख्य रूप से 1857 क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। और ये लोग वहाँ से निकलते हैं और दिल्ली स्थित बहादुर शाह जफर, जो उस समय मुगल बादशाह थे, वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि आप हमारी छोटी सी टुकड़ी का क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए। और बहादुर शाह जफर उसी समय इस छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व करते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने। देखो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी है, दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व पूछेगा किसने किया था, बहादुर शाह जफर। और जैसे ही बात पता चला अंग्रेज को कि बहादुर शाह जफर 1857 क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व कर रहा है, तो उसी समय अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को भी खोजने के लिए जो है निकलसन और हडसन को भेजा था। किस अधिकारी को भेजा था, निकलसन और हडसन। और निकलसन हडसन जाता है और बहादुर शाह जफर दिल्ली स्थित लाल किले से भागकर दिल्ली स्थित हुमायूं के किले में जाके छुप जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो दिल्ली स्थित हुमायूं के किले से पकड़ा जाता है और उन्हें रंगून भेज दिया जाता है म्यांमार काले पानी की सजा के लिए। ठीक है, वहीं पर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो 3 डेट याद रखना, 29 मार्च 1857 गोली मारे थे, गाय और स्वर्ग चर्बी गोली चलाने से उन्होंने मना कर दिया था, अंग्रेज बोला था गोली चलाओ, झड़प हुई, और अंत लेफ्टिनेंट बाग सार्जेंट ह्यूल्सन गोली मार देते हैं। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ से आंदोलन की क्या होती है, विद्रोह की शुरुआत होती है। विद्रोह की शुरुआत पूछेगा तो कब हुआ था, तो 10 मई 1857। 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन देगा, दिल्ली से इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो बहादुर शाह जफर। दिल्ली से कौन किए थे, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन पूछेगा खान बहादुर खान कहाँ से किए थे, तो बरेली से। कहाँ से किए थे बाबू रे, बरेली। अजीमुल्ला पूछेगा तो फतेहपुर। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी, तो झांसी से। कहाँ से की थी बाबू रे, झांसी। यही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि 1857 क्रांति में एक ही मर्द है, वो है रानी लक्ष्मीबाई। वो जब पूछेगा रानी लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा किसने दिया था, तो ह्यूरोज ने। मर्द की संज्ञा किसने दिया था, ह्यूरोज। ये अंग्रेज अधिकारी था, इसी को भेजा गया था रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को दबाने के लिए। पागल हो गया था हीरोज की महिला हो गई, इतना कैसे शक्तिशाली है, अपने दत्तक पुत्र को गोद मतलब पीठ पर बांध लेती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई के घोड़ा का नाम पूछेगा तो क्या था, तब बादल। 3-4 घोड़ा का भी नाम पूछता है। सिकंदर घोड़ा का नाम बाऊ कैफला, सिकंदर घोड़ा का नाम बाऊ कैफला। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक, महाराणा प्रताप घोड़ा का नाम चेतक। और रानी लक्ष्मीबाई के घोड़ा का नाम बादल, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़ा का नाम क्या था, बादल। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से हो जाएगा, झांसी से। क्वेश्चन पूछेगा बिहार से इसका नेतृत्व कौन किए थे, बिहार से तो बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह। पूछेगा लखनऊ से इसका नेतृत्व कौन किए थे, लखनऊ बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक है, अगला पूछा जाएगा बिहार से पूछा जाएगा तो बाबू वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से पूछा जाएगा तो बेगम हजरत महल। क्लियर है, फिर से आ रहे हैं। ठीक है, बरेली से खान बहादुर खान, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, अजीमुल्ला तो आपका फतेहपुर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हो जाएगी। ठीक है, बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल। क्लियर।
अगला 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा था। क्वेश्चन देगा प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा था। तो बी.डी. सावरकर, बी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा था। और प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। तो डिज़रायली ने। पूछेगा राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा। क्वेश्चन बाबू नोट बनाते जाना, इतना क्वेश्चन बोल दिए हैं, खाली छपेगा ये सब, डायरेक्ट आएगा। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा। तो डिज़रायली ने, ठीक है, डिज़रायली ने कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष पूछेगा तो बी.डी. सावरकर, और प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डिज़रायली। क्या हो जाएगा बाबू रे, डिज़रायली, ठीक है। यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। यह किसने कहा था, पूर्णतः सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह पूर्णतः किसने कहा था। तो लॉरेंस ने। किसने कहा था, लॉरेंस ने, ठीक है। इतना क्वेश्चन बनेगा। और भी क्वेश्चन है। जब हम लोग 1857 क्रांति एक दिन ले लेंगे, एक वीडियो क्लास पूरा, आपको जो है टेंशन मत लीजिएगा। अब हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो 20 क्वेश्चन का आता है, अब जो है एक दिन में 2-3 वीडियो आपके लिए आएगा। एक सीरीज स्टार्ट करें, जैसे टॉपिक आपको दे देंगे 1857 क्रांति। 1857 क्रांति से जितना क्वेश्चन बनेगा, 25 बने, 50 बने, जितना, एक बार पहले 1857 क्रांति के बारे में आपको बता देंगे, उसका पूरा क्वेश्चन को जो है आपको जो है यहाँ सामने मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिसे मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो मौलिक अधिकार जितना क्वेश्चन बनेगा 30-40 जो भी, वो आपको जो है एक बार आ जाएगा। तो इस तरह का सीरीज हम लोग, साइंस का जैसे लाइट का चैप्टर है उससे 25-30 क्वेश्चन दे देंगे, साउंड का चैप्टर है उससे दे देंगे, ठीक है, चुंबक का चैप्टर है उससे दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है, बाद बाकी सब चीज़ हम लोग कर देंगे। आंसर 1857 क्रांति फतेहपुर से किसने नेतृत्व किया था, अजीमुल्ला। किसने किया था, अजीमुल्ला ने, ठीक है। और लखनऊ से कौन की थी, बेगम हजरत महल, महकपरी के नाम से। नाना साहेब तात्या टोपे पूछेगा, जानबे करते हो कहाँ से किए थे। तो आपको ये सब याद रखना होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह, बिहार से। अगला क्वेश्चन, आइए बताइए इसका आंसर। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है। खाए घड़ी तो एकदम चपाचप दे दै छो, खाने योग्य भागो पूछे छे, ठीक है। खाने योग्य भाग क्या है, ये आपको देखना होगा, याद करना होगा। खाने वक्त ही नहीं कि सेब लिए करा कर दे दिए, केला लिए छीले चपाचप दे दिए, उसका खाने योग्य भाग आपको याद रखना होगा। केला खाइएगा तो उसमें याद रखना होगा केला खाने वाला भाग क्या है, पूछेगा। सेब खाएं तो उस समय क्या, अंगूर जो खा रहे हैं उसके समय, लीची जो खा रहे हैं उसका खाने योग्य भाग क्या है, आपको जो है ये सब याद रखना होगा, ठीक है। तो आइए, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है, बताइए। पुष्पासन है क्या, भ्रूणपोष है क्या, मध्यफल भित्ति है क्या, एरिल है क्या। चारों क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इस सब पर ध्यान देना होगा कि खाने योग्य भाग कौन है नारियल का। आंसर हो जाएगा क्या बाबू रे, भ्रूणपोष। नारियल का खाने योग्य भाग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू रे, भ्रूणपोष। अगला पूछा जाएगा कि पुष्पासन किसका खाने योग्य भाग है। पुष्पासन, सेब का नाम सुने होंगे, सेब का नाम सुनेंगे, ठीक है। सेब का जो क्वेश्चन पूछेगा, सेब तो हम लोग लेते हैं डायरेक्ट चिबा जाते हैं, काट के खा लेते हैं सीधा, लेकिन सेब को खाने योग्य भाग क्या है, तो पुष्पासन है। क्या है बाबू रे, पुष्पासन। अगला पूछेगा नाशपति। नाशपति का जो है, नाशपति तो खाए होंगे, नाशपति का खाने योग्य भाग क्या है, तो पुष्पासन। क्या है, पुष्पासन। भ्रूणपोष किसका है, तो नारियल का, कोकोनट का खाने योग्य भाग क्या है, 5 रुपये में देखते होंगे ट्रेन में मिलता है। नारियल लीजिएगा, नारियल लीजिएगा, ले लेते हैं जहाँ तक। ऊपर छप्पर पर जो बैठा रहता है, जानबे करता है, ऊपरे से टिप लेता है नारियल, ठीक है, बिना पैसे दिए खा लेता है। किया है ना, क्या किया, कमेंट बॉक्स में देना कि नारियल ऊपर से के उठाया था, ठीक है। अगला है, नहीं किया करो बेचारा, वो भी जो है बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचता है। अगला है मध्यफल भित्ति। पुष्पासन में देखो सेब और नाशपति। दूसरा है भ्रूणपोष, क्या होगा, नारियल। क्या होगा, नारियल। अगला है मध्यफल भित्ति में क्या क्या आएगा, तो मध्यफल भित्ति में अभी आम का समय, एकदम नहीं कहते हो मालदे आम दीजिए, कलकतिया दीजिए, ठीक है, तुरंत छिलते हो खाना शुरू कर देते हो, ठीक है। आम देखो, आम खाने में भारत के लोग बड़ा भारत क्या, उत्तर भारत कह सकते हो, दक्षिण भारत में क्या है नहीं, उत्तर भारत एकदम गुठली चूसते चूसते एकदम गुठली कहाँ जाता है पते नहीं चलता है, ठीक है। तो आम, मध्यफल भित्ति पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आम। और पपीता, आम पपीता क्या हो जाएगा बाबू रे, मध्यफल भित्ति। क्या हो जाएगा, मध्यफल। फिर बोल रहे हैं सेब नाशपति पुष्पासन, इसको याद कर लेना, इसमें समझने कोई चीज नहीं है।
बड़का बड़का ढेर होशियार इसमें फंस जाता है। भूर्णपोष के जगह चल जाएगा सेब में, नाशपाती चल जाएगा भूर्णपोष में। आपको याद रखना होगा ये सब, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देखो जीके जीएस में लगभग 30-40% ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद करना है एकदम। हाँ वो आम है तो आम है, कैसे है ये नहीं देखना है, तो याद करना है आपको, ठीक है। इस सब में आपको यादें करना है, कोई दिमाग नहीं है इसमें। क्या है समझने का, कुछ है क्या नहीं। सेब नाशपाती पूछेगा पुष्पासन, भूर्णपोष नारियल, मध्य फल भित्ति क्या खाएंगे, तो आम और पपीता का खाएंगे। किसका खाएंगे बाबू रे, पपीता। एरिल पूछेगा किसका, तो लीची। देखो ये अलग है, इसको याद करिए लेना। लीची का क्या खाते हैं हम लोग, एरिल खाते हैं। क्या खाते हैं बाबू रे, एरिल खाते हैं, ठीक है। हम और 4-5 को लिख देते हैं, उसको याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। लीची क्या होगा, एरिल। अगला पूछेगा बताइए तो कटहल का क्या खाते हैं, कटहल का क्या खाते हैं, कटहल का क्या खाते हैं, ठीक है। अगला पूछेगा कटहल का क्या खाते हैं। अगला पूछेगा गेहूं का क्या खाते हैं, बताइए। अगला पूछेगा कि चना का क्या खाते हैं, बताइए। अगला पूछेगा अंगूर का क्या खाते हैं, बताइए। अगला पूछेगा केला का क्या खाते हैं, बताइए। तो कटहल का जो होगा बाबू है परिदल पुंज, परिदल पुंज, परिदल पुंज। और बीज किसका खाते हैं, कटहल का। देखते हैं कटहल का बीज 4 रखते हैं, ठीक है। अगला है गेहूं, गेहूं का जानबे करते हो भ्रूणपोष, 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 भ्रूणपोष एवं भ्रूण भी कह सकते हो। किसका खाएंगे, गेहूं का। चना का पूछेगा तो बीज पत्र, क्या हो जाएगा, बीज पत्र। किसका हो जाएगा, चना का। अंगूर का पूछेगा तो फल भित्ति, फल भित्ति। मध्य फल भित्ति अलग है, फल भित्ति अलग है। केला का पूछेगा मध्य एवं अंतः फल भित्ति, मध्य एवं अंतः फल भित्ति, मध्य एवं अंतः फल भित्ति। किसका है बाबू रे, तो केला का। फिर से आ रहे हैं पुष्पासन सेब नाशपाती, पुष्पासन सेब नाशपाती, भूर्णपोष नारियल, भूर्णपोष नारियल, मध्यफल भित्ति आम पपीता, आम पपीता बहुत बार। लीची एरल, एरिल, इसको तो याद रखिए लेना। कटहल परिदंडपुर या सहपत्र या बीज पूछेगा, परि कटहल। गेहूं भूर्णपोष या भूर्ण, चना बीज पत्र, चना बीज, अंगूर फल भित्ति, अंगूर। केला मध्यफल एवं अंतः भित्ति, मध्यफल एवं अंतः भित्ति। क्वेश्चन लिखते जाओ, हम बार बार बोल रहे हैं। लास्ट में हम लोग 1 से 20 तक फिर से रिवीजन इसका करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला स्क्रीन पर आ जाता है। हैजा नामक बीमारी की, देखो जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त एकदम। लाइक सर जल्दी जल्दी करो, सब्सक्राइब कराते रहो एकदम। चैनल को 1000 पूर्णा चाहिए आज, समझ गया। हम बोल दिए थे 2 दिन वीडियो नहीं डाले हैं, तुम लोग सुत गया है। हम बार बार बोल रहे हैं, मोबाइल में घुस के मारेंगे। जल्दी से 1000 जल्दी से सब्सक्राइबर पूरा दो, ठीक है। हैजा नामक बीमारी पूछ रहा है किस जीवाणु, देखो अभी तक सीधे पूछता था हैजा किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, नॉवधि, ठीक है। लेकिन अब जीवाणु का नाम पूछना, सेटर भी चेंज हो गया है। अब जीवाणु का नाम, सब सेटर सोच लिया कि हैजा वाला 10 गो है, उसको याद लोग कर लिया है, विषाणु वाला 10 गो है। लेकिन आखिर क्वेश्चन अब कैसे बनेगा, क्वेश्चन में जीवाणु का नाम पूछने लगा अब, कि किस जीवाणु के कारण अब हैजा होता है। दे देगा टीबी किस जीवाणु के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा किस जीवाणु के कारण, टिटनेस किसके कारण होता है, खाली खांसी किसके कारण होता है, आपको पूछेगा, ठीक है। हैजा नामक बीमारी किस जीवाणु कारण। सबसे पहले देखो इसमें एक क्वेश्चन छुप ले है, हैजा नामक बीमारी किस जीवाणु। पहले पूछेगा हैजा किसके कारण, तो जीवाणु कारण। यही क्वेश्चन पूछा कि किस जीवाणु के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी कारण होता है क्या, विब्रियो कोलेरा के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कारण होता है क्या, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है क्या, बताइए किसके कारण, जल्दी जल्दी बताइए। हैजा नामक बीमारी बताइए, हैजा नामक बीमारी किसके, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण। जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, हम बार बार बोलते हैं। विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु कारण जो है पूछेगा बाबू क्या होगा, तो हैजा। क्या होगा, हैजा हो जाएगा। किसके कारण हो, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु कारण। अगला है साल्मोनेला टाइफी, क्या है बाबू रे, साल्मोनेला टाइफी। बताइए साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या क्या होता है। तो टाइफी से याद रखना टाइफाइड, टाइफी से याद रखना टाइफाइड पूछेगा। साल्मोनेला टाइफाइड पूछेगा किसके कारण, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी कारण। देखो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इससे 4-5 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहला किसके कारण होगा, तो जीवाणु कारण या विषाणु कारण या प्रोटोजोआ। अगला को अगर जीवाणु कारण है तो किस जीवाणु कारण, विषाणु कारण है तो किस विषाणु कारण। अगला पूछेगा प्रभावित अंग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि हैजा से प्रभावित अंग बताइए, टाइफाइड से प्रभावित अंग बताइए, टीबी से प्रभावित अंग बताइए, ठीक है, इन्फ्लुएंजा से प्रभावित अंग बताइए। तो बताइए, तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है? टाइफाइड। इससे प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग पूछेगा तो क्या हो जाएगा बाबू रे? प्रभावित अंग आंत। क्या हो जाएगा? आंत। आंत प्रभावित होगा किसके कारण? टाइफाइड के कारण। कौन जीवाणु कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी कारण। अगला है विब्रियो कोलेरा, किसके कारण होता है? तो जीवाणु कारण। इससे भी प्रभावित अंग क्या है बाबू रे? आंत। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आंत। अगला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जबरदस्त क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबर, टीबी, टीबी याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होगा किसके कारण हो? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बताइए, टीबी से प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। क्या है बाबू रे? फेफड़ा। खांसी करते करते मुंह से कफ आने लगता है, खून गिरने लगता है, टीबी, बगल वाला जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए लेकिन अगर इस तरह का लक्षण है, तुरंत उनको जो है अस्पताल में दिखाइए। अभी भारत सरकार के सरकारी अस्पताल में कोई चीज का इलाज हो या ना हो, टीबी का जरूर इलाज होता है, और टीबी का जबरदस्त, प्राइवेट से भी जबरदस्त इलाज सरकारी में होता है। काहे कि सरकार ने लक्ष्य रखा है भारत को टीबी मुक्त बनाना है, इसलिए सरकार कुछों का इलाज सदर अस्पताल में करे या ना करे, लेकिन टीबी का जरूर करेगा। इसलिए टीबी से प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण। अगला है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु कारण क्या होता है? तो न्यूमोनिया। क्या होता है बाबू रे? निमोनिया। ठीक है, इसमें जानबे करते हो बाबू, बुखार आ जाता है, बच्चों में ज्यादा होता है निमोनिया नामक बीमारी। क्या हो जाता है? निमोनिया, न्यूमोन, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्लियर है? फिर से बोल रहे हैं, हैजा नामक बीमारी किस जीवाणु के कारण? बोलिए, हैजा नामक बीमारी किस जीवाणु के कारण होगा? ठीक है, तो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु कारण। प्रभावित अंग पूछेगा तो आंत। अगला है साल्मोनेला टाइफिस, क्या होगा? टाइफाइड। प्रभावित अंग आंत। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होगा? टीबी। प्रभावित अंग फेफड़ा, मुंह से खांसी करते करते खून आ जाता है। अगला डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी क्या होगा? निमोनिया, बुखार तेज, बुखार आ जाता है, निमोनिया। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? इसको जो है आप लोग लिख लीजिए। थोड़ा सा एक जो है हम लोग चार्ट दे रहे हैं, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आएगा जीवाणु से बताइए, जीवाणु से। अगला आएगा विषाणु से होने वाले रोग। अगला आएगा प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ या परजीवी जिसको कहते हैं, प्रोटोजोआ बोले या परजीवी। तो जीवाणु से जानबे करते हो, जीवाणु सबसे पहले जीवाणु के खोजकर्ता पूछेगा क्या है? तो ल्यूवेनहॉक महोदय। विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो इवानोव्स्की। तंबाकू के मोजक रोग से सब पहले विषाणु का पता, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो जीवाणु, जीवाणु से पहला क्या होगा बाबू रे? हैजा, सबको पता होगा, अभी ये पढ़े हैं। टाइफाइड, टाइफाइड अभी ये पढ़े हैं, ठीक है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, ठीक है। अगला होगा प्लेग, ठीक है। अगला होगा काली खांसी, काली खांसी। अगला होगा गोनेरिया, गोनेरिया। अगला होगा सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है। ये सब किसके कारण होगा? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया सब किसके कारण होगा बाबू रे? जीवाणु कारण। हैजा, उसके बाद टिटनेस, टिटनेस कहता है ना, टिटनेस होता तुरंत सुई आ जाके, किसके कारण? तो जीवाणु कारण। ये सब आगे जब पढ़ाएंगे पूछेंगे किस जीवाणु के कारण, नाम पूछेगा। अभी फिलहाल इतना ये लिख लीजिए। विषाणु में जानबे करते हो सबसे पहले एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम पूछा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को, सबको पता होगा, ठीक है। एड्स बोलेगा, पोलियो बोलेगा, पोलियो वायरस अमिताभ बच्चन प्रचार करते थे, पोलियो मुक्त भारत हो चुका है, ठीक है। एड्स हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, ठीक है। डेंगू हो जाएगा, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। हड्डी तोड़ बुखार किसका होगा? डेंगू का, ठीक है। बहुत जोर का बुखार आता है। अगला है चेचक, चेचक, ठीक है। किसके कारण? विषाणु के कारण।
ठीक है, रेबीज कुत्ता काटने से, ठीक है, हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस किसके कारण? विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। ठीक है, वर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू सब किसके कारण हो जाएगा? विषाणु के कारण हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा किसके कारण हो? विषाणु कारण। इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ जानवे करते हो, मलेरिया, प्लाज्मोडियम परजीवी के, प्रोटोजोआ बोले या परजीवी बोले, परजीवी, ठीक है, मलेरिया, ठीक है, किसके कारण हो? पेचिस, कालाजार किसके कारण हो जाएगा? पायरिया, मुंह से दुर्गंध, मसूड़े से दुर्गंध आने, ये सब लिख लीजिए, ये सब याद रखिएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन यही है, हैजा नामक बीमारी किस जीवाणु कारण? विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु। ठीक है, ये जरूर लिख लीजिएगा इसको देख के। आइए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला है वर्ष 1946। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू रे, इसको एकदम याद रखना, एकदम ये क्वेश्चन पूछबे करेगा और कितना बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि 1946, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन, वर्ष 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, थोड़ा सा मोटाई हो गया है, वर्ष 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कितने सदस्य थे? तो 3 गो सदस्य थे, और जो तीनों के तीनों कैबिनेट दर्जे के क्या थे बाबू रे? मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 3 गो तो मंत्री था, काहे कि कैबिनेट मिशन का नाम ही पड़ा था, काहे कि 3 गो कैबिनेट दर्जे के मंत्री भेजे गए थे ब्रिटेन के पार्लियामेंट से। कैबिनेट मिशन, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से 3 कैबिनेट दर्जे के मंत्री भेजे गए थे, इसलिए इस मिशन का नाम पड़ा था कैबिनेट मिशन। क्लीमेंट एटली का नाम सुने होंगे, प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने ही इन तीनों को भेजा था, अर्थात कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। क्वेश्चन पूछा जा गया कि घोषणा कब की गई थी कैबिनेट मिशन भारत भेजने की, और भारत पहुंचा कब कैबिनेट मिशन, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होगा भारत में संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था बाबू रे, वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। 1946 कैबिनेट मिशन योजना, ब्रिटेन के 3 कैबिनेट दर्जे के मंत्री भेजे गए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट दर्जे के मंत्री थे, इसलिए इस मिशन का नाम रखा गया था कैबिनेट मिशन। और इसी मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। हम बार बार बोल रहे हैं संविधान सभा, नोट संविधान, संविधान का निर्माण नहीं किया गया था, संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा मतलब वैसे वैसे लोगों का समूह जो भारत के लिए भारत के संविधान का निर्माण कर सके, उसे कहा गया संविधान सभा। और संविधान सभा के तहत जानबे करते कुल 389 सदस्य को चुना गया था, अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 1 सदस्य को चुना गया था। 389 सदस्य टोटल चुना गया, जिसमें 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, 93 सदस्य थे देसी रियासत से, देसी रियासत से कितना सदस्य था? 93, और 4 सदस्य था कमिश्नरी प्रांत से, कमिश्नरी प्रांत से कितना सदस्य था? 4। देखो जोरो 389 पुर जाएगा, इतना सदस्य को चुना गया था संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा की प्रथम बैठक बनी थी 9 दिसंबर 1946। सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वहाँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समय उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, जिनको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लिया, स्वीकृत कर लिया, अपना लिया, स्वीकृति दे दी, अंगीकार कर लिया। जो पूछेगा सब 26 नवंबर 1949, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक बैठी। उस समय मात्र 284 सदस्य उपस्थित थे। कहेगा सर शुरू में 389 थे, बाद में 284 कैसे हो गए 24 जनवरी 1950 को? इसलिए हो गए तो कुछ टपक गए, बूढ़े बुजुर्ग थे। और दूसरी बात, मुस्लिम जब देश आजाद हो गया तो मुस्लिम लीग के सदस्य इससे क्या हो गए? हट गए। अभी तो इसमें शामिल थे,
इसलिए अंतिम दिन जो बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किए गए थे राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी 1950 को ही जानबे करते हो राष्ट्रगान के रूप को, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने अपनाया और अंततः 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया और भारत को एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र बनाया गया 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान का निर्माण नहीं, संविधान सभा का निर्माण वर्ष 1946 कैबिनेट मिशन योजना 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था यह मिशन योजना। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? अब ये बोले स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, तीनों सदस्य थे। तो देखो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सही है, एबी अलेक्जेंडर ये भी सही है, सर जॉन साइमन ये नहीं है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सदस्य, देखो यहाँ पर नहीं था, सर जॉन साइमन नहीं थे। क्वेश्चन पूछेगा ये बाद बाकी ये तीनों थे, पूछेगा ये तीनों के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष यही थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। जो 3 को मंत्री आए थे तीनों के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आंसर हो जाएगा लॉर्ड पैथिक, आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन का। सर साइमन के नेतृत्व में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ना कि कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन में तीनों मंत्री कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, अगला है स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स, कोई दिक्कत? कैबिनेट मिशन योजना कौन योजना हो? कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन पूछेगा घोषणा कब की थी क्लीमेंट एटली ने? 15 फरवरी 1946 की भारत भेजने की घोषणा किसके द्वारा? एटली के द्वारा। एटली कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे उस समय। कहाँ के? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन पूछेगा भारत आया था कब? तो 24 मार्च 1946। कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। कौन सी हो? दिल्ली पहुंचा। कब हो? 24 मार्च 1946। घोषणा पूछेगा घोषणा कब की गई थी? तो 15 फरवरी 1946। पहुंचा कब? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 कहाँ पर? दिल्ली। उसके बाद जानबे करते हो कैबिनेट मिशन योजना के सामने मुस्लिम लीग के सदस्यों ने पाकिस्तान की मांग को रखा। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के मांग को ठुकरा दिया और अंततः कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया और परिणाम स्वरूप आपको पता होगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के लोगों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अर्थात खुल्लम खुल्ला दंगा स्टार्ट किया, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जाना जाता है। कलकत्ता के नोआखली से दंगा स्टार्ट हुआ था, खुल्लम खुल्ला दंगा स्टार्ट कर दिया गया था। इसके बारे में विशेष ढंग से आगे पढ़ेंगे। इतना याद रखिएगा कैबिनेट मिशन में कौन नहीं थे? सर जॉन साइमन। अध्यक्ष कौन थे तीनों के? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये उतार लीजिएगा। घोषणा हुआ था 15 फरवरी को, 24 मार्च को आया था। हाँ ये क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार पूछ रहा, सीधे पूछता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन, तो सबको पता होगा 1885 में। कहा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा हो? एओ ह्यूम। क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस की इसमें स्थापना हुई थी कौन गवर्नर जनरल? लॉर्ड डफरिन। किसका शासन का? लॉर्ड डफरिन का। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन। तो बिहार वाला याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो हम बोल रहे हैं उतना खाली याद कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा उतना हमको मोटिवेशन आएगा, उतना हम आपके लिए मेहनत करेंगे। हम बोले हैं अब टॉपिक बाय टॉपिक चलाएंगे। आपको पहले बोल देंगे ये पढ़ के आना, उसके बाद खटाखट एकदम 10 मिनट में 20-25 क्वेश्चन तरातर हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पढ़ा। आइए, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन। तो बिहार वाला याद रखिएगा, बिहार में कांग्रेस का पहला, तो बिहार में पहले जानना है कि हुआ क्या वो था। तो बिहार में आपको जो है 3 अधिवेशन याद रखना होगा, 1912, 1922, 1940। 12-22-40 बोलो हमारे साथ, 12-22-40, 12-22-40, 12-22-40, बोल 12-22-40, 12-22-40, 12-22-40। 12 में कहाँ पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहाँ पर पड़ता है? तो पटना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू रे? पटना में। 22 में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। 40 में कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था।
कहाँ हुआ था? रामगढ़। बोलो 12/22/40, 12/22 तो क्वेश्चन तो बन गया। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो 12 में कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था रे? बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि 1912 में बांकीपुर पटना जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? RN माघोलकर, माघोलकर, RN माघोलकर। अगला पूछेगा गया का कौन? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। अगला पूछेगा रामगढ़ का कौन किए थे? तो अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। बोलो आंसर। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 12/22/40 में सबसे पहले क्या? 12/22/40, 12/22/40 बांकीपुर 12, गया 22, 40 रामगढ़। क्लियर? पहला RN माघोलकर। गया कब हो? गया आंसर हो जाएगा 1922। और ये तो आपको यहाँ पर पढ़ाई दी है, ठीक है, तो ये देख लीजिए गया कब हुआ था? 1922 में। रामगढ़ कब हुआ? 1940 में, 1940 में। बांकीपुर तो आपका आंसर ही है। बांकीपुर कब हुआ था? तो 1912 में। हरिपुरा, देखो हरिपुरा, ये अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन, कौन अधिवेशन? हरिपुरा। कहाँ पर है? तो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। क्लियर? कोई दिक्कत? 12/22/40, 12/22/40। कुछ पूछेगा सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे और सबसे अधिक दिनों तक पद पर रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। काहे कि जब अध्यक्ष बने थे उसके बाद जानवे करते हो बाबू रे, द्वितीय विश्व शुरू हो गया था, जिसके कारण 3-4-5 वर्ष पर तक जो अधिवेशन ही नहीं हुआ था, इसलिए अध्यक्ष बनले रह गए थे। इसलिए जो सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष पद पर बने रहने वाले कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। 12/22/40, 12/22/40 बिहार। बिहार में पहला कहाँ पर? बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना। गया चित्तरंजन दास। अगला है अबुल कलाम आजाद। 1938 हरिपुरा अधिवेशन। कौन अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। चाहिए अगला क्वेश्चन, लिखते चलिएगा। हाँ, अगला है अणु की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते क्रम में पूछा है, बढ़ते क्रम आपको पता होगा, ठीक है। बढ़ते क्रम का मतलब 1 2 3 4, यही न है रे बढ़ते क्रम, यही न है। तो बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटका और बाद बड़का। यही क्वेश्चन पूछा है, अणु की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, ठीक है। तो आप बताइए। ठोस द्रव गैस, ये देखिए बढ़ता क्रम में यही है, यही सिंबल दे दिया है। गैस द्रव ठोस, गैस बराबर ठोस। देखिए डायरेक्शन भी इसका चेंज है। तो बताइए अणु की गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम, आंसर हो जाएगा पहला। ठोस में सबसे कम होगा, उसके बाद द्रव, उसके बाद सबसे अधिक किसमें होगा? गैस में, ठीक है। किसमें होगा बाबू रे? गैस में। कहा है कि गैस में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए जानवे करते हो बाबू, इसका आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस। अणुओं, गैस के अणुओं की तीव्रता अधिक होती है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा भी होगा, इसलिए ठोस, द्रव, गैस आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे? अधिक, पहला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला। अणुओं की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछेगा खींचा हुआ धनुष में बताइए कौन ऊर्जा है। नाचता हुआ लट्टू में बताइए कौन ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष अलग हो जाएगा, नाचता हुआ तालाब में संचित पानी में बताइए कौन ऊर्जा हो जाएगा। आपको ये सब देखना है, ये सब याद रखना है, ठीक है। गतिज ऊर्जा पर न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। गतिज ऊर्जा पर न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ठोस द्रव, सबसे कम होगा गतिज ऊर्जा किसमें? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे अधिक किसमें होगा? गैस में होगा। क्योंकि गैस में अणुओं की गति क्या होती है? तीव्र होती है। क्या होती है? तीव्र होती है। क्लियर? अगला, हाँ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान आ जाता है? बताइए तो ज्यादा एकदम क्वेश्चन बन जाएगा। निम्नलिखित में किस अम्ल, क्या हो जा रहे? लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। कहिएगा कैसे? तो ऐसे। निम्नलिखित में किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो जाता है? देखिए थकान कब होता है? जब हम अत्यधिक मेहनत करते रहते हैं, 4-5 घंटा से मेहनत कर रहे हैं, हमको शरीर में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए क्या हो जाता है?
दौड़ते रहते हैं। दौड़ने वक्त क्या, इसे साधारण है तो जितना ऑक्सीजन चाहिए हम ले, लेकिन दौड़ने वक्त क्या होता है बाबू, उतना पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। इसलिए क्या होता है बाबू, ग्लूकोज जो है टूटकर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। हमारे शरीर में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है दौड़ने वक्त, तो उस समय ग्लूकोज हमारे शरीर में टूट कर क्या होता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और लैक्टिक एसिड शरीर के मांसपेशियों के त्वचा के ऊपर जानबे करते हुए वो परत बना देता है, जिससे कारण थकान आ जाता है। और जैसे ही हम दौड़ के रुकते हैं, दौड़ने के बाद देखते हैं हम हाँफने लगते हैं, उसके बाद तुरंत कोई दोस्त आता होगा, पानी पिला देता है, ग्लूकोज पिला देता है, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, थकान खत्म, काहे कि फिर जो है लैक्टिक एसिड क्या होता है, हट जाता है। तो थकान का कारण पूछेगा क्या हो जाएगा, लैक्टिक, ग्लूकोज टूट कर जानबे करते तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, बदल जाता है। लिखता है तुरंत ग्लूकोज पिलाओ, तुरंत कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तुरंत शीघ्र ऊर्जा का स्रोत है, तुरंत एनर्जी आ जाता है। देखते हैं मांसपेशियों में थकान किसके कारण, तो लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण बाबू रे, लैक्टिक एसिड। अगला है बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थ के संरक्षण, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किस अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। किस अम्ल का करते हैं बाबू रे, खाद्य पदार्थ के संरक्षण, बेंजोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल, सिरका बोले, अचार बोले, इस सब को सुरक्षित रखने के लिए कौन अम्ल, एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल हो, एसिटिक अम्ल। जाइएगा बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में कहिएगा सिरका वाला प्याज दीजिए, ताकि जो है अच्छा लगता है खाने में, दुर्गंध नहीं करता है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल सिरका और अचार में, इस सब को जो है बचाने रखने में, जल्दी सड़ने नहीं देता है। बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थ के संरक्षण। अगला है नाइट्रिक अम्ल। क्या है बाबू रे, नाइट्रिक। सोना चांदी के शुद्धिकरण में, देखता होगा गांव घर में आता है, फुसला लेता है महिला को, लाइए सोना साफ कर देते हैं, कान वाला साफ कर देते हैं, पायल साफ कर देते हैं, फ्रीए में कर देंगे। महिला सब खुश, बाप रे बाप, ये तो देवता आ गए, फ्रीए में साफ कर रहा है। तो भाई फ्रीए में ऐसे थोड़े साफ करेगा, उसके अंदर एक घोल रहता है, जानबे करते हो, नाइट्रिक अम्ल का। किसका, जिसको अम्ल राज करते हैं। किसका घोल रहता है, HCl प्लस HNO3 का, ठीक है, HCl प्लस HNO3, इसी को अम्लराज कहते हैं। इसी का घोल रहता है, इसमें सोना चांदी घुल जाता है। देखता होगा गांव घर में जब साफ करता है तो पानी नहीं फेंकता है, पानी को डिब्बा में भर के अपने साथ लेके चल जाता है। महिला भी खुश, हमारा रुपा नहीं, रे बेवकूफ, रुपा क्या, तुम्हारा तो निकल गया, उसको जितना कमाना था लेके घोल चल गया है, ठीक है। तो HCl प्लस HNO3 का मिश्रण है, जिसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एक्वारेजिया। इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने अनुपात में रहता है, 3:1 में रहता है, 3:1 में रहता है। HCl प्लस HNO3, जिसको अम्लराज या एक्वारेजिया क्या कहा जाएगा, HCl प्लस HNO3। सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। निम्नलिखित में किस अम्ल के एकत्रित होने से, तो लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा बाबू रे, लैक्टिक अम्ल। आइए, हाँ, अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, बताओ फटाफट। दर्रा वाला, पिछला क्लास में हम लोग बंदरगाह पढ़े थे, बंदरगाह पढ़े थे न रे, बंदरगाह पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे, पिछला क्लास देखा है रे। तो यह कहते हैं घुस को मारेंगे, ठीक है। बोलो तो पूछूं देगा, बोलो तो गुजरात में कौन बंदरगाह था, तो कांडला बंदरगाह। पूछेगा कर्नाटक में, बोलो तो न्यू मंगलोर बंदरगाह। बोलेगा तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तो चेन्नई में। बोलेगा विशाखापट्टनम बंदर कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। बोलेगा केरल में बताओ, तो कोची बंदरगाह। बोलेगा व्यापार मुक्त बंदरगाह बताओ कौन है। पूछेगा रसायन बंदरगाह कौन है, तो दाहेज है। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कम करने के लिए, बोझ कम करने के लिए कौन बंदरगाह का निर्माण किया गया था, नहावा सेवा बंदरगाह। ये सब याद रखो, इसी फदरते रहो, याद हो जाएगा, टेंशन काहे लेता है, ठीक है। अगला है रोहतांग दर्रा, कहिएगा सर पास। दर्रा का इंग्लिश क्या है बाबू रे, पास। दर्रा कहते किसको हैं बाबू, जानबे करते हो, दो पहाड़ों के बीच के रास्ता को ही क्या कहा जाता है, दर्रा। या तो नदी अपने अपर्दन क्रिया के द्वारा बनाती है, या आदमी काट के बना देता है, जानबे करते, दो पहाड़ों के बीच के रास्ता को ही क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले जान लो दर्रा किस एरिया में होगा, तो पहाड़ी एरिया में। पूछेगा बिहार में दर्रा है क्या, तो नहीं, बिहार में पहाड़े कम है, दर्रा कहाँ से आएगा। तो दर्रा जब भी होगा तो एकदम जो है पहाड़ी एरिया में होगा, ठीक है। इस सबसे पहले जान लीजिए। इसलिए देखो जितना ऑप्शन है सब पहाड़ी एरिया वाला है, ये भी आपको दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले दर्रा
ऑप्शन अगर छांटना चाहते तो ऑप्शन देखिएगा कौन कौन राज्य, पहाड़ी वाला जितना एरिया होगा जहाँ पर पहाड़ अत्यधिक है, हिमालय से सटा हुआ जितना भी एरिया है उस सब में दर्रा होगा। ठीक है, तो दर्रा, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा बाबू रे? हिमाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन दर्रा देगा। लिपुलेख दर्रा बताइए कहाँ पर है? बताइए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कहाँ पर है? बताइए ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रा से भारत प्रवेश की है? बताइए तीस्ता नदी किस दर्रा से भारत प्रवेश की है? ठीक है, क्वेश्चन दे देगा चांगला दर्रा कहाँ पर है, दे देगा पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, बर्फ दे देगा थांगला दर्रा कहाँ पर है, बुर्जिला दर्रा कहाँ पर है, काराकोरम दर्रा कहाँ पर है। आपको ये सब याद रखना होगा। ठीक है, आंसर रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। दर्रा देखते हैं, दर्रा देखते हैं। आपको देखिएगा दर्रा से देखने के लिए आपको सबसे पहले बाबू रे, दर्रा देखने के लिए आपको थोड़ा सा मैप का ज्ञान रहना जरूरी है। जब तक मैप नहीं देखिएगा दर्रा का क्वेश्चन नहीं बनेगा, दर्रा का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले दर्रा देखना है। हम बोले हैं दर्रा, ये सब हिमालय बड़ा एरिया में जो है दर्रा आपको देखने को मिलेगा। मैप का क्लास हम बोले हैं लेंगे, जरूर लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ा सा भी टाइम का अभाव है, हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। आपके लिए सेवाओं में हम हाजिर होंगे जल्द। ये भारत का नक्शा है, आपको पता होगा। हम बोले हैं ये है बाबू रे क्या? बंगाल की खाड़ी। कौन खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। हम बार बार बोल रहे हैं और जितना बार पढ़ाएंगे सब बार बोलेंगे। भारत के पूर्व में कौन खाड़ी है? बंगाल खाड़ी। पश्चिम में कौन सी है? तो अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। दक्षिण में कौन है? तो हिंद महासागर। कौन महासागर? हिंद महासागर। अर्थात भारत तीन ओर जल से घिरा है। तीन ओर जल से घिरे क्षेत्र को कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। बिहार पुलिस वाले आपका सेट में क्वेश्चन जाके पूछा गया है 2018, 19 या 20, तीनों साल का क्वेश्चन उलट कर देख लेना। ठीक है, इसी में किसी में पूछा गया है कि तीन ओर जल से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और भारत तीन ओर जल से घिरा है इसलिए प्रायद्वीपीय राष्ट्र है भारत। क्या है बाबू रे? प्रायद्वीपीय राष्ट्र। आइए दर्रा पर पढ़ रहे हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बाबू पूछेगा क्या दर्रा है? अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा है। ठीक है, मुख्य मुख्य। पहला है दीफू दर्रा, दूसरा है यांगप्पा, यांगप्पा दर्रा, तीसरा है बोमडीला, बोमडीला दर्रा। कहां पर है बाबू रे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। पूछेगा दीफू दर्रा कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। तो उससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड। देखो नागालैंड में लिख दिया, यही हो जाता है। थोड़ा सा ये हटाओ, यहाँ पर हो जाएगा दीफू, यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश ये है बाबू नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम। दीफू यंगप्पा बोमडीला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। फिर से बोल दें, दीफू यंगप्पा बोमडीला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। दीफू यंगप्पा बोमडीला कहां पर है? अरुणाचल। क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत प्रवेश करती है किस दर्रा से? ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में है मानसरोवर झील, वहां से निकलती है। इसका प्रारंभिक नाम सांगपो है। भारत से बाहर ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत प्रवेश पूछेगा, भारत प्रवेश किस दर्रा से करेगी? तो यांगप्पा दर्रा से करेगी। कौन दर्रा से करेगी? एक और क्वेश्चन याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी भारत प्रवेश किस दर्रा से करती है? तो यांगप्पा दर्रा से करती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। और दोनों गंगा यमुना जहाँ पर बांग्लादेश में मिलती है उसको किस नाम से? मेघना से। उसके बाद दोनों संयुक्त रूप से बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा के नाम से। ये भारत प्रवेश की है ब्रह्मपुत्र नदी कौन दर्रा से? यंगप्पा दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा, दीफू, यंगप्पा, बोमडीला। ये देखो सिक्किम है, सिक्किम में एक दर्रा है जिसका नाम है नाथुला। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम। रेशम मार्ग इसी दर्रा से होकर जाता था, रेशम मार्ग इसी दर्रा को कहा गया है। कौन मार्ग हो? रेशम। जेलेपला दर्रा भी कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला कहाँ पर है बाबू? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी सिक्किम। क्वेश्चन पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सबसे बड़ा राज्य यूपी। टेंशन क्या है?
तो दीफू यंगफा बोमडी अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला और जेलेपला कहाँ पर हो जाएगा? सिक्किम। देखो ये है आबू, ये तो आपका हो जाएगा नेपाल। ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में जानबे करते हो माना दर्रा, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा, लिपुलेख, लिपुलेख सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है बाबू? उत्तराखंड। ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का दर्रा देखो, पहला है बारा लच्चा, बारा लच्चा, उसके बाद है रोहतांग। आपका क्वेश्चन यही है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। आपका अगला है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। सतलज नदी क्वेश्चन पूछेगा, सतलज नदी का गार्ज किस दर्रा को कहा जाता है? सिपकिला। सतलज नदी का, सतलज नदी का गार्ज, सतलज नदी प्रवेश की है इसी दर्रा से, इसलिए गड्ढा कर देती है, सतलज नदी का गार्ज कहा जाता है सिपकिला दर्रा को। कौन दर्रा को हो? सिपकिला दर्रा को। क्लियर? तो हिमाचल प्रदेश में कौन है? बारा लच्चा, रोहतांग, सिपकिला। माना, नीति, धर्मा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाथुला जेलेपला कहाँ पर है? नाथुला जेलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में। दीफू यंगफा बोमडीला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। इसको लिखते चलिएगा, दीफू यंगफा बोमडीला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा पूछेगा तो मणिपुर में। मणिपुर म्यांमार जाने का रास्ता इसी दर्रा, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो मणिपुर में। क्लियर? कोई दिक्कत? जम्मू कश्मीर आ जाइएगा, जम्मू कश्मीर जानबे करते हो बाबू रे, जम्मू, ये लद्दाख हो जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर में सीधे सब दर्रा पढ़ देते थे, अब काराकोरम में भी, यहाँ भी आपको पढ़ना है। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, सब देखेंगे। दर्रा का भी एक स्पेशल क्लास ले लेंगे, अभी फ़िलहाल टाइम का अभाव है, हमको सब पूरा भी करना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। अपने क्वेश्चन पर, हाँ, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा आप ये पढ़ा है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बारा लच्चा, रोहतांग, सिपकिला। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी आपको पढ़े हैं बोमडीला, यांगप्पा, यांगप्पा, दीफू। उत्तराखंड में माना, नीति, धर्मा, लिपुलेख। सिक्किम में नाथुला, रेशम मार्ग इसी दर्रा को कहा जाता। प्राचीन भारत में कनिष्क के समय में रेशम इसी मार्ग से होकर जाता था। नाथुला दर्रा, जेलेपला, जेलेपला कहाँ पर है? सिक्किम। आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला। ये देख लीजिए, आपको तो पढ़े किए हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला। हाँ, ये देखिए यहाँ पर रोहतांग दर्रा आपको दिखाया गया है, यही है रोहतांग, यही है पास, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, यही 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 रोहतांग पास। कभी जाइए हिमाचल प्रदेश, खूबसूरत सर। कैसे जाइएगा? कमाइएगा तब न, उसके लिए नौकरी करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए नौकरी कीजिए पढ़ लिख के, उसके बाद घूमिए अगला बेर एकदम हिमाचल प्रदेश। हमरो ले जाइए, कहे हम पढ़ाए न रे, हमारा नहीं ले जाएगा। सब स्वार्थी बन जाता है, नौकरी लेता है उसके बाद मास्टर को भूल जाता है। ठीक है, नौकरी ले लेगा, उसके बाद कोई पूछेगा न कि कैसे पढ़ा, तो सीधे बोलता है सेल्फ स्टडी किया। मास्टर को उसमें भूल जाता है सर, सीधे जितना इंटरव्यू वाला देखेगा ना, क्या किया था? सेल्फ स्टडी किए। अरे यार, कम से कम टीचर जो गुरुदेव का आशीर्वाद लिया है उसका नाम भी ले लो, बेचारा वो भी खुश हो जाएगा। सबको देखेगा यही सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ऐसे कर लेगा रे, बिना पढ़ ले। हमने कहते तो हमरे केकरोस न केकरोस तुम पढ़ा होगा ना, तुम सब अपना क्रेडिट ले लेता है उस समय कि नहीं हम सेल्फ, कितना सेल्फ स्टडी अपना मोने से कर लिया सेल्फ स्टडी। चलिए आइए यहाँ पर, यही है रोहतांग पास, जाइएगा कभी घूमिएगा। अरे हम ही लेके चलेंगे, टेंशन का लेता है, हम ही लेके चलेंगे, चलना सब। बाबा साहब को तुमको भेंट कहाँ हुआ है? अगला है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ताली बजाओ इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी जल्दी। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ क्या है बाबू रे? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ
का फारसी में अनुवाद, अभी तक सीधे याद रखा था बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कौन किए थे? अब्दुल रहीम खान ने खाना, एकदम याद कर लेता बाबरनामा का फारसी में अनुवाद। ठीक है, बाबरनामा कौन लिखे थे? तो बाबर लिखे, उनकी आत्मकथा था तुजु के बाबरी, लेकिन उसका फारसी में अनुवाद किए थे। पहले बाबरनामा लिखे थे तुर्की भाषा में, उसका फारसी में अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खान ने खाना। लेकिन कुछ पूछा गया राजतरंगिणी, राजतरंगिणी पुस्तक, सबसे पहला बात आएगा राजतरंगिणी पुस्तक लिखा कौन है? तो कलहन ने। कलहन की राजतरंगिणी जानबे करते हो, ये भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, प्राचीन भारत की। क्वेश्चन पूछेगा भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन है? तो राजतरंगिणी। कौन लिखे हैं? कलहन। कलहन की राजतरंगिणी। क्वेश्चन पूछेगा इनके पुस्तक में किसका वर्णन है? तो प्राचीन कश्मीर का, प्राचीन कश्मीर का वर्णन किया गया है कलहन की राजतरंगिणी नामक पुस्तक में। ठीक है, पर भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक पूछेगा तो राजतरंगिणी। क्या हो जाएगा बाबू रे? राजतरंगिणी। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद तो मौलाना सौरी ने किया था। किसने किया था? मौलाना सौरी। सौरी लिखा गया, मौलाना सौरी ने किया है। किसने किया है? मौलाना सौरी। पहला ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान ने खाना। ये बाबरनामा, बाबर की जो पुस्तक थी बाबरनामा तुजु के बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा थी जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया पूछेगा? अब्दुल रहीम खान ने खाना ने। किसने किया बाबू रे? अब्दुल रहीम खान ने खाना ने। अगला है ऑप्शन दूसरा मौलाना सौरी। अगला है गैसुदराज, ये ठीक है। अगला है चौथा तानसेन। तानसेन आपको पता होगा अकबर के नवरत्न थे, अकबर ने इनको नवरत्न में शामिल किया था। ध्रुपद गायन शैली के विकास करता थे बाबू रे। ध्रुपद गायन शैली के विकास करता कौन थे? तानसेन। ठीक है, कहा जाता था तानसेन जब गाते थे तो शीशा उषा दरक जाता था उनके फ्रीक्वेंसी से, आवृत्ति से, आवाज के। तानसेन अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा तानसेन की रचना कौन है? तो मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग। फिर से बोलो तानसेन की रचना, मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग। किसकी रचना है? तानसेन की। ध्रुपद गायन शैली के विकास करता, ध्रुपद गायन शैली के विकास करता तानसेन। अकबर के नवरत्न में थे। क्या थे बाबू रे? नवरत्न में थे। इनकी पुस्तक क्या है? उनकी पुस्तक का नाम है मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार। अगला है मियाँ का सारंग, मियाँ का सारंग। तानसेन की रचना मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग। भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक। ठीक है, प्राचीन कश्मीर का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो राजतरंगिणी में किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा मौलाना सौरी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। हाँ, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जल्दी जल्दी बता दीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? आपको पता होगा इंडिया विंस फ्रीडम कुछ नहीं याद रखना है, अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे बाबू रे? अबुल कलाम आज़ाद। इनकी और एक पुस्तक है जिनका नाम था अल हिलाल। अल हिलाल, अल हिलाल पुस्तक भी पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जानबे कर तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र। जवाहरलाल नेहरू आपको पता होगा, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मेरी कहानी, मेरी कहानी किनकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सबसे अधिक दिनों तक यही हैं। इनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मोदी जी लगे हुए हैं कि जवाहरलाल नेहरू के इतिहास में लिखा है कि सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री रहे, तो उनका रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। मोदी जी का ऐसा कहना है। इस बार तो थोड़ा सा मोदी जी को प्रेशर दिया गया था विपक्षी पार्टी के द्वारा। देखते हैं अगला बार क्या होगा। अगर इस बार वैकेंसी नहीं देंगे तो अगला बार फिर जाना पड़ सकता है उनको। ठीक है, इसलिए मोदी जी से अनुरोध है कि वैकेंसी देते रहिए, बाद बाकी प्रधानमंत्री के पद पर बनते रहिए। हम लोग भी बनाएंगे। ठीक है, हमको वैकेंसी से मतलब है, आपको प्रधानमंत्री कुर्सी से मतलब है। ठीक है, आप वैकेंसी देते जाइएगा, 5 साल में 10 लाख कम से कम। ठीक है, उसके बाद हम आपको 10 साल क्या, जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक वोट देते रहेंगे, आपको जिताते रहेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अगला है अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल नामक पुस्तक लिखे थे। अगला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की तो ढेरी पुस्तक है बाबू, आपको पता होगा, नवजीवन,
यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये अफ्रीका, जब अफ्रीका में लिखा गया था ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। अगला पूछेगा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। हरिजन, बहुत अच्छा, हरिजन क्वेश्चन पूछा जाता है। हरिजन पत्रिका किसने निकाली? महात्मा गांधी। हरिजन यात्रा किसने निकाली? महात्मा। पहले ऑप्शन देता है भीमराव अंबेडकर, दलितों के नेता तो थे भीमराव अंबेडकर, लेकिन सब काम किए थे महात्मा गांधी। हरिजन यात्रा, जिनके कारण उनके काफिला पर बम भी फेंका गया था, महात्मा गांधी के काफिला पर, हरिजन यात्रा। क्वेश्चन पूछेगा दलितों को सबसे पहले हरिजन कह के किसने पुकारा था? तो महात्मा गांधी। आंसर आपका हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा, अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? एकदम आंख मूंद के सबको पता है, 21 जून। क्या जून हो? 21 जून। उत्तरी गोलार्ध 21 जून। कहेगा सर कैसे है? ऐसे, ये देखो, ये पृथ्वी है, ये क्या है बाबू रे? पृथ्वी या गोला जिसको कहते हो, ठीक है। और पृथ्वी को बीचों बीच काटी है, इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। कितना डिग्री अक्षांश हो? 0 डिग्री अक्षांश। ये पृथ्वी है या गोला है, ठीक है। इसको 20 से काट दिए थी, अर्धगोला बन गया, अर्धगोला बन गया। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, यही ना कहते हो? गोला 20 से काट दिए, अर्धगोला। इसके ऊपर इसको उत्तरी गोलार्ध कह सकते हो, उत्तरी गोलार्ध। गोला है तो इसको उत्तरी गोलार्ध, नीचे ही क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। और सूर्य हमेशा लंबवत रहता है कहाँ पर? 0 डिग्री अक्षांश। कहाँ पर लंबवत रहता है? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये है आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कहते हैं कर्क रेखा। ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको कहते हैं मकर रेखा। कौन रेखा हो? मकर रेखा। ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, और ये है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। क्वेश्चन यही देता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? देखो, सूर्य हमेशा लंबवत रहता है 0 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। और जब ये पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घूमती है। वो भी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। क्वेश्चन देगा पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से। कई कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब पलक झपका 30 किलोमीटर पृथ्वी घूम चुकी है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार। और जब कर्क रेखा, यही घूमने के, जब कर्क रेखा सूर्य के नजदीक पहुंचता है, जानबे कर दो, जब गर्मी सूर्य के नजदीक हम लोग पहुंचेंगे तो गर्मी अधिक कम अधिक, ठीक है। वही दिन जो पर आता है, वो दिन जो पड़ता है वो 21 जून। 21 जून को जानबे करते हो बाबू, सूर्य यहाँ पर लंबवत रहता है, जिसके कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन। जब यहाँ दिन बड़ा है तो रात क्या होगी? छोटी होगी। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात क्या है? 21 जून को होगा, रात क्या होगी? छोटी। जब दिन बड़ा है तो रात क्या है? छोटी। यहाँ पर दिन बड़ा तो पूछेगा दिन छोटा कहाँ? ठीक इसका उल्टा होता है, कर्क रेखा का उल्टा ठीक होता है मकर रेखा पर। तो दिन जब यहाँ बड़ा है तो यहाँ दिन क्या हुआ? छोटा। क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में बताइए, जब मकर रेखा सूर्य लंबवत रहेगा, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत रहेगा। दक्षिणी गोलार्ध में जाइए, स्थिति आता है 22 दिसंबर को, यहाँ दिन बड़ा हो जाता है, मकर रेखा पर दिन बड़ा होगा। क्वेश्चन पूछेगा या दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, कब पूछेगा? तो 22 दिसंबर। कब हो? 22 दिसंबर। इसलिए क्वेश्चन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या था? 21 जून। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है बाबू रे। इसे तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या हो जाता है? बराबर होता है, दिन रात बराबर। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। 21 जून को कर्क संक्रांति भी कहते हो, कर्क संक्रांति। इस दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन।
दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन 22 दिसंबर, और 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? यही क्वेश्चन उलट के पूछ देगा, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन है, तो छोटा दिन कब? छोटो दिन है ये ना होगा, सॉरी छोटा रात कब? तो 21 जून को। पूछेगा 22 दिसंबर को कहाँ पर बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, मकर रेखा पर होता है। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन। अगला है चिमटा किस श्रेणी को, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? अरे चिमटा देखा है, रोटी पकड़ता है चिमटा, ये उत्तोलक अर्थात लीवर, लीवर का क्वेश्चन है। उत्तोलक अर्थात लीवर का क्वेश्चन है बाबू रे। चिमटा क्या है बाबू रे? चिमटा। कहेगा सर उत्तोलक किसको कहते हैं? उत्तोलक एक सरल मशीन है जिसमें टेढ़ी या सीधी छड़ लगी होती है, जिसके परितः छड़ घूमती है। ठीक है, उत्तोलक लीवर। इसमें बाबू रे उत्तोलक के 3 बिंदु हैं। क्वेश्चन पूछेगा उत्तोलक के कितने बिंदु? 3 बिंदु। उत्तोलक के क्या बिंदु हो? 3 बिंदु। कहेगा कौन कौन? पहला है आलंब, दूसरा है आयास, तीसरा है बोझ, बोझ या भार। उत्तोलक के कितने बिंदु? 3 बिंदु, आलंब, आयास और बोझ या भार। कहेगा सर आलंब किसको कहते हैं? तो जिसके परितः छड़ घूमेगा, जिसके परितः छड़ घूमेगा आलंब कहलाएंगे। आयास किसको कहेंगे? जिस पे बल लगेगा आयास कहेंगे। बोझ किसको कहेंगे? जिसके द्वारा कार्य हो। कहेगा सर नहीं समझे तो ऐसे न समझेगा रे। मान चलो ये कैंची है या पिलास है, ठीक है, देखता होगा कैंची के बीच में ये जो छड़ लगा रहता है ना, यही है आलंब। आलंब क्या है? जिसके परितः छड़ घूमेगा, जिसके परितः छड़, तो यही नट लगा है, इसके परितः छड़ क्या होगा? घूमेगा। आलंब जिसके परितः छड़ घूमता है उसको क्या कहते हैं? आलंब। आयास, आयास के जिस पे बल लगेगा, इसमें उंगली घुसा के दाबते हो तब जाके यहाँ कटता है, तो आयास ये हो गया। ठीक है, आयास जिस पे बल लगाया जाता है। आलंब जिसके परितः छड़ घूमता है। आलंब किस क्यों कहते हैं? जिसके परितः छड़ घूमता है। आयास जिस पे बल लगाया जाता है। बोझ जिसके द्वारा काम होता है। आलंब क्या है? जिसके परितः छड़ घूमेगा। आयास क्या है? जिसके द्वारा, जिस पे बल लगेगा। ये देखो बोझ, ऐसे ही यहाँ दाबेंगे यहाँ पर बोझ हो जाएगा, अर्थात बोझ के द्वारा क्या होगा? बोझ या भार के द्वारा कार्य संपन्न होगा। कार्य संपन्न किसके द्वारा होता है? बोझ के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा तो बताइए, यही क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कैंची, कैंची, पिलास किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। काहे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आलंब होता है, बोझ और आयास दोनों क्या होता है? किनारे, किनारे पर होता है। दूसरा पूछेगा कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बाबू बोझ बीच में आ जाएगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण ये प्रथम श्रेणी, ये प्रथम श्रेणी में आ जाएगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक पूछेगा क्या होगा? कैंची पिलास। क्या होगा बाबू रे? कैंची पिलास। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक पूछेगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है, मान चलो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, अब ये बोले हैं जिसके परितः, ठीक है, छड़ घूमेगा। देखो ये छड़ है, नींबू निचोड़ने वाला मशीन देखा है, यहाँ पर छड़ लगल रहता है, ये क्या है? आलंब। ठीक है, बोले हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक बीच में क्या होता है? बोझ। ये जिस पे बल लगेगा ये क्या है? आयास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक बीच में क्या है? बोझ। इसी में नींबू रखते हो, ये दाबते हो, नींबू करता है पचाक, ठीक है, रस क्या होता है? छू जाता है। ठीक है, तो यही है आयास जिसमें बल लगेगा। आलम जिसके परितः छड़ घूमेगा, बोझ जिसके द्वारा कार्य हो। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या हो जाएगा बाबू रे? नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। सरौता कौन श्रेणी में? द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, तृतीय श्रेणी में क्या हो जाता है बाबू रे? चिमटा। क्या हो जाता है? चिमटा। चिमटा का देखता होगा बीच, आयास उसमें क्या रहता है? बीच में रहता है। चिमटा में आयास क्या रहता है बाबू रे? बीच में रहता है। ठीक है, चिमटा तो जानबे करते हो
ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ जिसके पर आलम बोल दीजिए, क्लास चल रहा है। यहाँ हो जाएगा आयास, ये हो जाएगा बोझ। ठीक है, आयास इस पे बल लगेगा, चिमटा में यहाँ पर रोटी क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी। यहीं पर अंतर आ जाएगा, चिमटा किस श्रेणी, चिमटा आ जाएगा तृतीय श्रेणी। चिमटा बोले मनुष्य का हाथ, बोले मनुष्य का हाथ क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी में हो जाएगा। प्रथम श्रेणी में बोलो कौन सी हो जाएगा, कैंची, पिलास। प्रथम श्रेणी के बीच में क्या रहता है, तो आलंब रहता है। द्वितीय श्रेणी में क्या होगा, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, सरौता, और भी है, इसका चार्ट हम दे देंगे आपको। तृतीय श्रेणी मनुष्य का हाथ, और क्या हो जाएगा, चिमटा। आलम, आयास और वो। आलम जिसके परित अक्षर घूमेगा, प्रथम श्रेणी बीच में ये रहता है, द्वितीय श्रेणी बीच में बोझ रहता है, तृतीय श्रेणी में क्या रहता है, आयास जिसके परित अक्षर घूमेगा। आलम जिसपे बल लगेगा, आयास, बोझ क्या होगा, जिसके द्वारा कार्य संपन्न होगा। फिर से बोले, आलम जिसके परित अक्षर घूमेगा। ठीक है, आलम, आयास और बोध। उत्तोलक के कितने बिंदु, 3 बिंदु। क्लियर है बाबू। कैंची वाला पूछता है किसमें, प्रथम श्रेणी। पिलास किस श्रेणी में, कैंची दे देगा। दरवाजा का पल्ला बताइए किसमें। साइकिल का ब्रेक बताइए किसमें, बताइए कमेंट बॉक्स में, साइकिल का ब्रेक किसमें, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, साइकिल का ब्रेक किसमें। आइए फिर से, उत्तोलक प्रथम श्रेणी में क्या होगा, कैंची और पिलास। आलंब इसमें क्या रहेगा, बीच में रहेगा। आयास क्वेश्चन देगा, आयास किस श्रेणी को उत्तोलक में बीच में रहता है, आयास तृतीय में रहता है, कहा है कि यहां पर चलेगा। बोझ किस में रहता है, द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक में। आइए अगला है, हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले ओलेग कोनोनेंको। जबरदस्त क्वेश्चन, इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन देगा। हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले ओलेग कोनोनेंको किस देश के हैं, तो बताइए रूस के हैं। किस देश के हैं बाबू रे, रूस के हैं। 1000 दिन से कहां पर भैया हैं, अंतरिक्ष में, रूस के। रिकॉर्ड बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, भारत के जानबे करते हो सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स का नाम सुने होंगे। ठीक है, वो भी अंतरिक्ष में बहुत दिनों तक रही थी। ठीक है, तो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले ओलेग कोनोनेंको। क्वेश्चन देगा अंतरिक्ष, क्वेश्चन देगा चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको पता होगा। चंद्रयान आपका अपना सफल रहा था इस बार। आंसर क्या है बाबू रे, रूस। अगला, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। फ्रेंच ओपन का पहला खिताब पुरुष हाल ही में पहली बार, कार्लेस अल्काराज। आंसर है स्पेन के हैं। कहाँ के बाबू रे, स्पेन के हैं। कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। स्पेन के हैं कार्लेस अल्काराज। नोवाक जोकोविच जानबे करते हो सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं, सर्बिया। क्वेश्चन पूछेगा, सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन किसने जीता है। सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है, राफेल नडाल। सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन किसने जीता, राफेल नडाल। अब रिटायर हो गए हैं नडाल, राफेल नडाल 14 बार जीते हैं बाबू। क्या बार, 14। ये भी कहाँ के थे, तो स्पेन के थे। ये कहाँ के हैं, सर्बिया। सुमित नांगल भारत के हैं बाबू, जानबे करते हो, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 4 होता है, चारों का क्रम पूछता है। बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हर साल बाबू आपको टेनिस में पुरुष एकल भी होता है और महिला एकल भी होता है। क्वेश्चन देगा, यही क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लेस अल्काराज। कहाँ के हैं, स्पेन। पूछेगा किसको हरा के जीते, किसको हरा के जीते, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। उपविजेता पूछेगा, उपविजेता पूछेगा, जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ठीक है, उपविजेता है। इसी को कार्लेस अल्काराज ने हराया। कार्लेस अल्काराज अभी तक 3 गो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीत चुके हैं, तीसरा था। और फ्रेंच ओपन पहली बार। फ्रेंच ओपन का जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 4 है, चारों का क्रम पूछता है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता
क्या है? 4 गो। पहला क्या है बाबू? ऑस्ट्रेलियन ओपन। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन, विंबलडन, चौथा है अमेरिकी ओपन, अमेरिकी ओपन, जिसको यूएसए ओपन भी कहते हो। ये चारों पूछता है, क्रम से याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकी ओपन। ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे होता है, किस पे खेल किया जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर ही मैट बिठा के हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन। फ्रेंच ओपन देखना, अभी जाके फ्रेंच ओपन हाल ही में हुआ है, ये ग्रास कोर्ट पर होता है, ग्रास कोर्ट, ये घास पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर, ठीक है। अगला है अमेरिकी ओपन, ये भी हार्ड कोर्ट पर होता है बाबू। किस पे होता है? हार्ड कोर्ट पर होता है। सॉरी, ये आपका फ्रेंच ओपन जो होता है, फ्रेंच ओपन, एक मिनट, फ्रेंच ओपन आपका होता है लाल बजरी अर्थात मिट्टी पर। विंबलडन होता है आपका ग्रास कोर्ट पर, विंबलडन आपका होता है घास वाला कोर्ट पर, याद रखिएगा। ये लाल बजरी पर होता है अर्थात मिट्टी पर होता है फ्रेंच कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएसए ओपन हार्ड कोर्ट पर अर्थात मैट बिछा के होगा। ये होगा लाल बजरी पर, एकदम लाल मिट्टी पर होता है फ्रेंच ओपन। विंबलडन होता है, विंबलडन चल रहा है एकदम, देखा होगा ग्रास कोर्ट पर होता है विंबलडन। ये चारों एकदम याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसमें? हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन लाल बजरी, विंबलडन ग्रास कोर्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसमें? हार्ड कोर्ट। ऊपर नीचे हार्ड कोर्ट, बीच में हो जाएगा लाल बजरी, तीसरा हो जाएगा ग्रास कोर्ट। क्लियर? पहली बार कार्लेस अल्कारेज स्पेन के उपविजेता कौन बने हैं इस बार? अलेक्जेंडर ज्वेरेज। कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। कहाँ के हैं? जर्मन के। अगला क्वेश्चन, अगला विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का 11 जून को इस बार मनाया गया। विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 5 जून को जानबे करते हो विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस क्या तारीख को? 25 जून जानबे करते हो बाबू। हर एक 25 जून को देश में क्या लगाया गया था? अपात लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय में, जगदम, ठीक है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार भी देखा होगा लद्दाख गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे, कौन? प्रधानमंत्री, वहां पर योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। क्लियर? कोई दिक्कत? आंसर क्या होगा? खेल 11 जून। अगला, देश के नए थल सेना अध्यक्ष कौन है? एकदम फटाफट बनाइए। नए सेना उपेंद्र द्विवेदी। आंसर क्या हो जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र नए जनरल कह सकते हो, जनरल, जनरल उपेंद्र द्विवेदी का है कि इनका रैंक है जनरल। थल सेना में क्या होता है? जनरल। अनिल चौहान अभी भारत के सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पूछेगा भारत के प्रथम सीडीएस, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु हो गई थी प्लेन क्रैश में। बिपिन रावत अच्छे व्यक्ति थे, देश के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। एक पद, नया पद सृजित किया गया था बिपिन रावत के लिए। भारत के प्रथम सीडीएस नियुक्त किया गया था बिपिन रावत जी को। अगला है बीआर चौधरी, अभी जानबे करते हो वायुसेना के अध्यक्ष हैं, वायुसेना। बीआर चौधरी। दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी नौसेना के हैं, नौसेना प्रमुख। वायुसेना बीआर चौधरी, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख। थल सेना दिवस जानबे करते हो, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। 4 दिसंबर हो जाएगा आपको नौसेना दिवस। क्लियर? पहला उपेंद्र द्विवेदी आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नागी, नागी और नकटी को रामसर साइट की सूची में शामिल किया है। बोलो तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर साइट में शामिल किया गया था हाल ही में? आंसर हो जाएगा क्या? बिहार। कहिएगा सर ये कहां पर है नागी और नकटी? नागी नकटी है कहां पर? तो जमुई में है,
जमुई में है बाबू, जानबे करते हो पक्षी अभ्यारण्य है। 150 से ऊपर प्रजाति यहाँ पर आते हैं, जब ठंडा का जब मौसम आता है आते हैं। साइबेरियन पक्षी और भी यहाँ पर आते थे। अब धीरे धीरे मात्रा कम हो रही है, लेकिन अभी भी इसलिए जो है इसको अभी रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर साइट जानबे करते हो बाबू आर्द्रभूमि, ईरान में एक शहर था रामसर, वहीं से ये आया है। तो रामसर साइट क्वेश्चन पूछा गया। अभी वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हैं? वर्तमान में 82 रामसर साइट हैं। कितना साइट हैं? रामसर साइट। इस हर महीने इसमें जुड़ रहा है, इसलिए इन्हें कि यही याद करके रख लेना। करंट अफेयर्स देखते रहना, इसे हम दिखाते रहेंगे, टेंशन मत लेना। नागी नकटी जमुई में, बिहार में जो है, बिहार का है रामसर साइट, इसको हाल ही में शामिल किया गया। तमिलनाडु, क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे पहला रामसर साइट कहाँ पर, किस राज्य में जो है किया गया था रामसर साइट को शामिल? सबसे पहला तमिलनाडु में किया गया था। सबसे अधिक भी रामसर साइट कहाँ पर? तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल जानबे करते हो बाबू, सुंदरवन, सुंदरवन को भी शामिल किया गया, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है बाबू रे?